हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो क्या हाल चाल है सभी मेरे बच्चों। आई थिंक आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे बच्चों। वन शॉट जो कि बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज वन शॉट की श्रेणी में आज हमारा ये वन शॉट रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है यार। इस चैप्टर से आपके 10 नंबर के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आई एम डैम श्योर जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एकदम कट टू कट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड। बहुत ही कम टाइम में आपको पूरे के पूरे रिलेशन एंड फंक्शन को मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सभी मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा सेशन वन गो में देखना और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके रिकॉल जरूर करना, ठीक है। तो यार इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन को मेनली दो तीन पार्टों में कैटेगराइज करा गया है। आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चों एक तो है रिलेशन के अंदर और दूसरा है सर फंक्शन, है ना। तो यार यहाँ पर हमारे को पढ़ना क्या क्या होता है एक बार को आपको बता देता हूँ ब्रॉडली, ठीक है। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में देखो मेनली हमारे को दो तीन चीजें आपको पढ़नी होती है और बस इन्हीं चीजों पर आपको मेनली आपको फोकस करना है। जो रिलेशन है ना, देखो बस जो आपको समझा रहा हूँ बस इसी में पढ़ना। रिलेशन में जो तीन टाइप के रिलेशन होते हैं आपके, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा सर सिमेट्रिक रिलेशन, बस आपको इतना ही पढ़ना है। तीसरा सर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। और अगर कोई भी ये तीन का तीनों रिलेशन होता है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि सर उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बस यही इतना ही आपको रिलेशन में पढ़ना, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा आपको फंक्शन में क्या पढ़ना है मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। फंक्शन में यार आपको दो तीन चीजें। सबसे पहली चीज वन वन फंक्शन, वन वन या मेनी वन, है ना। वन वन या मेनी वन आपको पढ़ना है। दूसरा बच्चों यहाँ से आपको ऑन टू पढ़ना है, ऑन टू या इन टू पढ़ना है। तीसरा यहाँ से सर बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ना है। बस इतना आप पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ आपका एकदम सब कुछ कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा आप इस पर सब कुछ करने के बावजूद आपको बच्चों ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको करा रखा है। आप आराम से सीवीटी ग्राफ करके यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको सेशन मिल जाएगा। तो यार यहाँ पर आगे चलते हैं बच्चों। आप देखो यहाँ पर रिलेशन है क्या। बेसिकली रिलेशन हमारी यूनिवर्स में हर दो प्राणियों के बीच में रिलेशन स्थापित है, चाहे वो कोई भी इंसान हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो। जैसे हमारे और आपके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन है, मम्मी पापा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, आपका अपने भाई के साथ में कोई ना कोई रिलेशन है। तो जिंदगी में हर एक इंसान के बीच में रिलेशन है। सेम इसी तरीके से जैसे मेरा इस पेन के साथ में एक रिलेशन है, सेम इसी तरीके से आपका अपने कपड़ों के साथ में रिलेशन है। तो हर एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो यार इस वजह से जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है वो हर एक जगह पर, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो हर एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बनाता है। जैसे ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है, ये रहा निब्बा, ये रहा निब्बी का घर। अब मान लो यहाँ पर निब्बा के पापा का जो रिलेशन है निब्बी के मम्मी के साथ में है, जैसे उनका रिलेशन भाई के साथ में, उनका रिलेशन इनके बहन के साथ में, उनका रिलेशन इनके दादा के साथ में। तो यार यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन, इधर से किसी एक इंसान के द्वारा कितने रिलेशन बने सर, 4 रिलेशन बने। सेम इसी तरीके से इधर से अगर मम्मी का रिलेशन उठाओगे तो 4 बनेगा, इधर से भाई का उठाओगे तो 4 बनेगा। तो सेम इसी तरीके से बच्चों ये सारे के सारे रिलेशन को हम क्या कहते हैं सर, ए क्रॉस बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात सीधी सी इतनी है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो सेट है, एक में 1 2 3 है, दूसरे मान लो एबीसी है, तो यहां से अगर हम ए क्रॉस बी अगर लिखना चाहें तो कुल मिला के यहां से जितने भी पॉसिबल पेयर है सबको लिखते हैं। 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो इस तरीके से आप यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने लिखोगे सर, 9 लिखोगे। ठीक है यार, क्लियर। तो कुल मिला के सीधी सी बात कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी अगर 3 एलिमेंट है तो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, Na इंटू NB हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिलेशन को निकाल लेते हो। अब यार यहाँ पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है कि Na इंटू NB कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na में 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो आप 3 इंटू 2 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आपके 6 आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दो एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो यहाँ से बेटा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो Na इंटू NB कर देना, आराम से आ जाएगा। अब यार यहाँ पर जो रिलेशन की डेफिनेशन है, तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या है, जैसे हमारे पास 2 सेट है तो दोनों से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 3 इंटू 2। जैसे मान लो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 6 आ गए। तो रिलेशन क्या है, इन्हीं 6 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक पेयर रिलेशन है। समझ आ गया, कोई ना कोई। तो इसी वजह से यहां पर हम क्या लिखते हैं, कोई भी रिलेशन जो है वो एक ए क्रॉस बी का बेसिकली वो एक सबसेट होता है। तो बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखना, बाकी सब सही है।
ठीक है भैया। अब यार यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कहते हैं सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इसके अलावा अगर कोई भी रिलेशन, ये तीनों रिलेशन है तो हम इनको कहते हैं सर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यार ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से एक सवाल एकदम गारंटीड आपके पेपर में कंफर्म है। तो यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, जैसे लेट्स से यहाँ पर कोई भी एक सेट है, तो उसमें एक्स और वाई कुछ भी एलिमेंट है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेट है सर एक्स वाई। अब यार यहाँ से एक बार को एक्स का एक्स के साथ रिलेशन कहाँ पर होना चाहिए सर? आर में होना चाहिए। सेम इसी तरीके से यार वाई का वाई के साथ में कहाँ पर होना चाहिए सर? आर में होना चाहिए। मतलब जितने भी पेयर ए में दिया जाए सबका खुद के साथ में रिलेशन कहाँ पर होना चाहिए सर? आर में होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ऐसा नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली जैसे मान लो अगर मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूं तो आपको मेरे से देना जरूरी है। मतलब अगर मेरा रिलेशन आपके साथ में है तो आपका रिलेशन मेरे से होना जरूरी है ना। तो मतलब अगर x का y के साथ में रिलेशन है तो y का x के साथ में रिलेशन होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे सर? दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा है जैसे मान लो आपका रिलेशन आपके भाई के साथ, भाई का रिलेशन पापा के साथ, तो आपका रिलेशन पापा के साथ हो गया। जैसे कुल मिला के कहने की बात यह है कि सर अगर हमारा x का रिलेशन y के साथ में है ना, एंड y का रिलेशन जो है ये z के साथ में है, तो यार यहाँ से x का रिलेशन z के साथ में होना जरूरी है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सर अब इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं भैया? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट होना जरूरी है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट होने ही जरूरी है। एक भी हो गया तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो यहां से सवाल पूछा जाता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन उन रिलेशन को कहते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई भी रिलेशन ये तीन की तीनों कंडीशन को होल्ड करता है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को सर इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है यार, क्लियर। अब आगे चलते हैं बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन पे, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के पहले सबसे पहले हम ग्राफिकली समझेंगे। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए आप ग्राफिकली छोटी सी बात आप ध्यान में रखो, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम वर्टिकली एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, और यार अगर ये लाइन एक्स इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काटती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, जैसे मान लो एक सर्कल का ग्राफ है, तो सर्कल के ग्राफ में भी अगर वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करोगे तो ये 2 जगहों पर काटेगा। तो अगर ये 2 जगहों पर काटेगा तो देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो कोई भी किसी भी ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करने पर ये एक से ज्यादा जगहों पर काटती है, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखना। मैंने ये डेफिनेशन यहां पर लिख दी है। तो यार यहां से कहने का मतलब ये हो रहा है कि सर किसी भी एक पॉइंट पर 2 y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहां से सीन क्या बन रहा है? यहां से यही सीन तो बन रहा है, किसी भी एक x पर 2 y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 y की वैल्यू हो जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा हर एक x पर सिर्फ और सिर्फ एक ही y होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर लिख रखा है। यहाँ पे लिखा है फंक्शन विच एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय fx। ठीक है, y इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम x टू y, इट इज रिटन एज fx टू y। इसको हम मैपिंग कहते हैं बेटा, है ना। इसको क्या कहते हैं सर? मैपिंग कहते हैं। और यार यहाँ पर fx क्या है? ये इमेज ऑफ x है। x को क्या कहते हैं सर? प्री इमेज ऑफ x कहते हैं। y को क्या कहते हैं यार? कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये fx टू y लिखते हो तो इसमें x क्या है सर? दिस इज अ डोमेन। इसको क्या कहते हैं? डोमेन। इसको क्या कहते हैं बेटा? कोडोमेन, है ना। और इस रिलेशन को क्या कहते हैं सर? फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यार यहां से बेसिकली हमारे पास आप यहां से समझ सकते हो आराम से। जैसे यहां पर एक सर्कल है, देखो सर्कल पर वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करी तो ये इसको 2 जगहों पर काटा है, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहां पर जैसे ये एक सर्कल है, अगर यहां पर देखो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये एक जगह पर काट रहा है, यानी कि दिस इज अ फंक्शन। सेम इसी तरीके से जैसे y इज इक्वल टू मॉड x है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं, एक जगह पर काट रहे हैं, यानी कि सर ये फंक्शन होगा। यहाँ पर देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो ये 2 जगह पर काट रहा है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इस तरीके से बेटा आप समझ सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये एक जगह पर काट रहा है, यानी कि ये फंक्शन होगा। यहाँ पर आप एलिप्स देख सकते हो, ये किसी भी एक x पर 2 y की वैल्यू जा रही है, 2 जगहों पर काट रहा है, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन।
तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, इस तरीके से बनता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काटेगा, तो यानी कि सर ये फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जरा इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट आपको ये समझना है कि किसी भी एक एक्स पर दो वाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं पर एक एक्स के साथ में y1 और y2 का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। किसी भी एक एक्स पर दो वाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे यहां से देख के बताओ कि क्या यहां पर एक एक्स पर डबल वाई कहीं दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है? एक एक्स पर डबल वाई। ये रहा एक एक्स, यहां से देखो इसका डी भी है और इसका ई भी है, तो यानी कि सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे यहां पर आप देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, क्या यहां पर एक एक्स के साथ में डबल वाई कहीं पर दिख रहा है? एक एक्स के साथ में। आप इसको बताओ कि ये फंक्शन है कि। सेम इसी तरीके से इसमें ढूंढो, क्या किसी भी एक एक्स पर डबल वाई दिख रहा है? यहां से आप देख सकते हो कि हाँ दिख रहा है, ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। सेम इसी तरीके से यहां पर देखो, क्या किसी एक एक्स पर डबल वाई दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर ये 3 है, इसका डबल वाई दिख रहा है, ये हो गया दिस वन, तो ये नॉट अ फंक्शन। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो, क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल ये फंक्शन होगा। तो इस तरीके से बेटा आप ये मैपिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर फंक्शन होगी, कौन सी चीज नहीं होगी। ठीक है यार, क्लियर। तो यार ये जो रिकॉर्डिंग है बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लगातार विदाउट स्किपिंग करे, आप एकदम लगातार धुआंधार सॉल्व मतलब समझते चले चलो। अब यहां पर देखो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस कैन नॉट बी अ फंक्शन। मतलब सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन जो होगा वो रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो यार रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट है ना। फंक्शन तो एक रिलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है ना, कि ये चीज। अब यार यहां पर क्या कह रहा है बेटा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार डोमेन, कोडोमेन, रेंज किसको कहते हैं। अब जरा यहां पर आप ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमारे पास अगर एक मैपिंग है, तो यार यहां पर एलिमेंट कौन कौन है? ए बी सी डी ई है, तो इन सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं सर? डोमेन कहते हैं। जैसे यहां पर बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 9 तक है। तो जितने भी ये एलिमेंट है इनको हम सर कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन रेंज हम किसको बोलते हैं? रेंज वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है एक्स में। समझ आया? मतलब वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं सर? रेंज कहते हैं। समझ आया? जैसे यहाँ पर रेंज क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे रेंज क्या है सर? 1 2 3 4 5 है। और कोडोमेन क्या है बेटा? 1 से लेकर 9 तक है। तो आप ये छोटी सी बात ध्यान में रखना कि एफ ए टू बी जो यहां पर लिखा होता है बेटा, ए क्या होता है सर? डोमेन होता है, और बी क्या होता है सर? कोडोमेन होता है। ठीक है, डोमेन यानी कि ये, कोडोमेन यानी कि 1 से लेकर 9 तक, ये वाली चीज। अब जैसे यहां पर जरा ध्यान से समझो, जैसे यहां पर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डोमेन है 0 से लेकर 9 तक, तो इसका कोडोमेन भी देखो यहां पर लिख रखा है। तो यार यहां से वैल्यूज ऑफ द एक्स को आप क्या बोलोगे सर? डोमेन। और वैल्यूज ऑफ द वाई को क्या बोलोगे आप? कोडोमेन बोलोगे। लेकिन यहां पर रेंज क्या है? रेंज यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो नंबर एसोसिएटेड है ए में, वही रेंज है। मतलब यानी कि 0 से लेके 81 तक, यही सारे के सारे रेंज है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अगर आप यहां पर कोडोमेन लिखोगे तो 0 से लेके 144 तक, रेंज अगर आप लिखोगे तो 0 से लेके 18 तक। तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियरिटी होना जरूरी है। अब यार यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा जिनका डोमेन आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डोमेन एक्स पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, इसका भी एक्स पॉजिटिव है। साइन एक्स है, इसका भी एक्स पॉजिटिव है। कॉस एक्स का भी, सॉरी, साइन एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉस एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, tan एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इसमें से आप घटा देना जहां पर tan एक्स इनफाइनाइट होता है। कॉट एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से घटा देना जहां पर ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1/x का x 0 के बराबर नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटा ये डोमेन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही है, और एकदम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब यार बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन हम सीखने वाले हैं कि सर टाइप ऑफ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों यहाँ पर जो मेनली फंक्शन है वो इतने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको मेन इवन कहते हैं। इसके अलावा ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं। कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो उसको हम इनटू कहते हैं। इसके अलावा बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, जो कि 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है यार, क्लियर है सभी लोगों को? आई थिंक क्लियर होगा।
अब यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, सबसे पहला काम यार यहाँ पर वन वन फंक्शन हम पढ़ते हैं बच्चों, और वन वन फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ दिया गया है, अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटे, तो ऐसे फंक्शंस को हम वन वन फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को एक जगह पर काटती है, तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम वन वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। और इसका रीजन आप समझ सकते हो, क्लियर कट यार। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि यहाँ पर 2x पर सेम y की वैल्यू हो रही है। जैसे मान लो ये x1 है x2 है, तो 2x पर सेम y की वैल्यू हो रही है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कभी भी वन वन फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। और अगर एक x पर एक y की वैल्यू आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम सर वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 2x पर सेम y की वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये x1 x2 और यहाँ पर ये y है ना, तो 2x पर सेम y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए वन वन फंक्शन के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप ये पैराबोला देख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो दो जगहों पर ये काटेगी, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आप देखो y इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है सर, साइन एक्स का 0 से लेके π/2 के बीच में, यहाँ पर ये एक जगह पर काटेगा, तो ये वन वन फंक्शन है। तो यार इसमें मेन मुद्दा है सर इसमें डोमेन का, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, आप अगर 0 से लेके यहाँ तक लेते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में, तो ये वन वन नहीं है। अगर आप इसी को रिस्ट्रिक्ट कर दो तो वन वन बन सकता है, ठीक है बेटा। तो यहां से इस तरीके से आप ग्राफिकली अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कोई भी फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है या अगर कोई भी फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बेटा ऐसे फंक्शंस भी वन वन फंक्शन होते हैं। इसके पीछे कारण है क्या, अब आप खुद ही सोचो कि कोई भी फंक्शन अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो यार अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग आप करोगे ना, तो वो एक ही जगह पर तो काटेगा, क्योंकि वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। सेम इसी तरीके से कोई भी फंक्शन लगातार अगर डिक्रीज कर रहा है और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे, तो वो एक ही जगह पर तो काटेगा। तो इसी वजह से यहां पर ये लिख रखा है कि अगर कोई भी फंक्शन या तो लगातार इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन बेटा क्या होते हैं सर, वन वन फंक्शन कहे जाते हैं, ठीक है यार, क्लियर। तो वन वन फंक्शन की कैटेगरी में सर ये दोनों फंक्शन आते हैं, लगातार इंक्रीजिंग और लगातार डिक्रीजिंग, दोनों फंक्शन आते हैं बेटा। अब जरा यार इसका एनालिटिकल मेथड यहाँ पर समझते हैं बच्चों। एनालिटिकल मेथड के लिए हम करते हैं क्या है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आप सबसे पहला काम करो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आप पुट कर दो। अगर ये पुट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो x1 बराबर x2 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं पर x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे सर, दिस फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो सेम इसमें आप यही करोगे कि सबसे पहला काम सर क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारा आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आता, तो हम क्या बोलते हैं सर, ये वन वन फंक्शन होता। लेकिन अगर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो सर दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, क्योंकि दो x की वैल्यू सेम आ रही है, समझ आ रहा है बेटा। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कहीं पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का लिखा हुआ है, अगेन आप यही करोगे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो यार अगर हमारा आंसर यहाँ से सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वन वन होगा, अदरवाइज ये वन वन नहीं होगा। तो यार बेटा हमारे को अगर मान लो कभी भी वन वन चेक करना है, तो वन वन चेक करने के तीन तरीके, पहला तरीका ग्राफिकली, दूसरा तरीका एनालिटिकली, तीसरा तरीका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनोसिटी के थ्रू। तो सबसे पहले आप किसी भी सवाल में ग्राफिकली सोचो। अगर ग्राफिकली आप ये चीज देख पा रहे हो कि वो फंक्शन ग्राफिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आराम से आप बता सकते हो। दूसरा एनालिटिकली, अगर ग्राफिकली नहीं समझ आए, तो आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दो। अगर आंसर हमारा x1 बराबर x2 आता है, तो आप बोलोगे कि ये वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम इसी तरीके से मोनोटोनोसिटी के थ्रू कैसे करोगे, जैसे मान लो अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाए, तो आप मोनोटोनोसिटी के थ्रू ट्राई करो। आप ये देखो कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। तो अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल के आता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकल के आता है, तो आप बोलोगे कि सर ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। जैसे जनरली इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब ऐसी जगह पर आप ना तो एनालिटिकली निकाल पाओगे ना तो ग्राफिकली निकाल पाओगे, ऐसी जगह पर आपको मोनोटोनोसिटी के कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा। ये चेक करने पड़ेगा कि ये वन वन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से यार हम ऐसे सवालों को डील करते हैं। अब भैया यहाँ पर वन वन फंक्शन का ग्राफिकल मतलब मैंने आपको समझा ही दिया बेटा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में। अब यार इसके बाद बच्चों ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको हम सर ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब यार जो ऑन टू फंक्शन है ना बेटा, ऑन टू फंक्शन में सीधा सा मेन बात ये है कि सर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक मैपिंग मैंने आपके लिए बना रखी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर ABCDEF है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, डोमेन क्या हो गया सर, डोमेन ये सारे के सारे एलिमेंट डोमेन हो गए। कोडोमेन कौन हो गया, ABCDEF हो गया, तो ये हो गया सर कोडोमेन।
ठीक है। तो यार ए यहाँ पर डोमेन है, बी यहाँ पर सर कोडोमेन है। अगर हमारा कोई भी फंक्शन 1 1 है तो बेटा ऑन टू है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना जरूरी है। समझ आया? तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होगा जहां पर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना कंपलसरी है। ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आप देखोगे कैसे, आप इस सवाल में जैसे देखो यहाँ पर रेंज क्या है बेटा, ए से लेके ई तक है, लेकिन कोडोमेन क्या है, ए से लेके एफ तक है। तो दो के दोनों बराबर नहीं है। तो अगर दो के दोनों बराबर नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? अब यार यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ बेटा, वर्किंग रूल ऑफ द ऑन टू फंक्शन है ना। तो यहाँ पर आप वर्किंग रूल, आप जिन बच्चों को अगर नहीं मालूम है वर्किंग रूल आप लिख लो बेटा। तो यहाँ पर वर्किंग रूल आप कैसे लिखोगे, ध्यान से लिख लो इसको फटाफट। आपके पास जैसे मान लो कोई भी एक मैपिंग दी गई है एफ एक्स टू वाई, है ना। तो यार यहाँ पर एक्स क्या होता है सर, डोमेन, और वाई क्या होता है बेटा, कोडोमेन होता है। ये क्या होता है भैया, कोडोमेन होता है। ठीक। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, इस सवाल का रेंज फाइंड आउट करो, फाइंड रेंज, है ना। तो सबसे पहला काम आप इस सवाल का रेंज फाइंड आउट करोगे। दूसरा काम क्या करोगे, चेक रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है कि नहीं है। अगर ये एकदम एग्जैक्ट बराबर आएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आपको ऑन टू फंक्शन के सवालों में हर सवाल में आपको फोकस एक जगह पर करना होता है बच्चों, वो है रेंज। मतलब अगर आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो आपको सवाल में रेंज निकालना पता होना चाहिए उस डोमेन में, है ना। क्योंकि जब आप रेंज निकालोगे तभी तो आप ये चेक कर पाओगे कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है भी कि नहीं है। अगर है तो आप बोलोगे कि सर दिस इज ऑन टू फंक्शन, नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखो। अब इसके अलावा बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो यार ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब यार यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो अगर आपको कहीं पे चेक करना हो कि आप चेक करो कि ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है या क्या है। ठीक है। तो आप ऐसे केसेज में थोड़ा सा अवेयर हो जाना कि आपको 1 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना है। अगर दोनों होगा तब जाके ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, अदरवाइज ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस चीज को आप जरूर अपने माइंड में रखना, बिल्कुल भी भूलना मत। ठीक है। तो यार यहाँ पर आप सभी बच्चे इन सब सवालों को अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। तो यार बहुत ही क्विक टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया बच्चों। यार होपफुली आपको पसंद आया हो ये वन शॉट, और अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि पूरा का पूरा सेशन देखो। इस सेशन का सिर्फ एक ही मोटो है कि बहुत ही क्विक टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आप को पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है हम लोग रिवाइज करा लें, आपको रिवीजन दे दें, ताकि आप इस सेशन को आप एग्जाम के पहले भी रिवाइज करके जा सको। तो बच्चों अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके प्रैक्टिस सेट हमारे आते रहेंगे जैसे एज यूजुअल हमारे वाईटी सेशंस में आता है। तो ये वन शॉट जो है आप इसको सेव करके रख लो, जब मन तब आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ यार नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना सेशन कैसा लगा। ठीक है। और अगला वन शॉट किस चैप्टर पे चाहिए वो भी बता के जरूर जाना। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना प्यार बनाए रखना यार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।